ज्वाइंट शेयर होल्डर एक हुआ करेंगे, उसके बाद एक और भी था, मशवरा नहीं करना। एम्प्लॉयज काउंट नहीं हुआ करेंगे ऐसे ही। ये जब मेंबर्स की तादाद काउंट करनी है, उसमें दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है, एक तो ज्वाइंट शेयर होल्डर सिंगल काउंट हुआ करेंगे, और दूसरा एम्प्लॉयज बीच में काउंट नहीं हुआ करेंगे। चलें, खैर आज हम जरा पहले रीड कर लें। वैसे मेरे बच्चे, चलें आज बच्चों को पूरा कर ही लें पहले। मेरे बच्चे फॉरेन कंपनी बताएं कौन सी होती। बिल्कुल बिल्कुल, या तो उसका पाकिस्तान के अंदर कोई वैसे ही प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या उसका कोई लाइसेंस ऑफिस हो, या किसी और तरीके से भी कारोबार कर रहे हैं। देखो दो तो उसने बता दिए, या प्लेस ऑफ बिजनेस, या मान लो कि कोई लाइसेंस ऑफिस, या उसके बाद उसने एक और कर दिया कि किसी और तरीके से भी कोई कारोबार कर रहे हो, तो वो भी मेरे बच्चे। उसके बाद चलें, खैर आज इतना ही काफी है। ले मेरे बच्चे, कल जल्दी से मेरा ख्याल है कि चीजें मुझे रिपीट करवा दें एक दफा। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी लायबिलिटी के लिहाज से दो तरह की होती है, लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, सॉरी, लायबिलिटी के लिहाज से पहले तो ये मेन दो देख लो, अनलिमिटेड और लिमिटेड। अनलिमिटेड हमने कहा था वैसे ही देर होती, लिमिटेड होती। और लिमिटेड मजीद हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेड का मतलब जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो, और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हम मजीद दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल या लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का तो वही मतलब जैसे अल्फाजों से ही पता चल रहा है कि ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर्स हो, और वहां पे जो बंदा भी जितने शेयर्स खरीदेगा उसकी लायबिलिटी वहीं तक महदूद होगी जितने को शेयर्स की मद में कंपनी को पे करेगा। उसके बाद मजीद वो किसी तरह की उसके लिए लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर पार्शली पेड शेयर हो और रिमेनिंग अमाउंट अभी रहती हो, तो फिर वो कंपनी आपसे मांग सकती है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि गारंटी लिमिटेड में क्या होगा कि यहाँ पे लायबिलिटी आपकी कहां तक लिमिटेड होगी, जितना आप मेंबर बनते वक्त उनको एक गारंटी देंगे। देखिए हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया था कि एक गारंटी लिमिटेड कंपनी में आप मेंबर कैसे बनते हो, यानी कि उसके रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना है, और उस नाम दर्ज करवाते वक्त आप एक गारंटी भी दिया करते थे, कल अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो वाइंडिंग अप के मौके पर मैं इतने पैसे लाके आपको इन एसेट्स में कंट्रीब्यूट करूंगा ताकि लायबिलिटी पे ऑफ हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि देखो गारंटी लिमिटेड कंपनी तो होती ही सिर्फ पब्लिक है। अब अगली बात हुई थी, ये जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, ये मजीद दो तरह की हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है और ये प्राइवेट भी हो सकती है। और हमने कहा था कि फिर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। तो इसकी डेफिनेशन तो शुरू होते ही खत्म होगी। फिर हमें एक्चुअली पब्लिक कंपनी की भी डेफिनेशन को समझने के लिए किसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ी, प्राइवेट की। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर तीन तरह की पाबंदियां हो, एक तो रिस्ट्रिक्शन हो किस चीज की कि मेंबर शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो मेंबर्स के, और दूसरा इसकी लिमिटेशन थी कि मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, और जब मेंबर्स की तादाद 50 गिनते होंगे तो वहां पे फिर एक और चीज हमने पढ़ी कि ना तो इंप्लॉय काउंट होंगे, और जो मिलकर जिन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे जिनको हम ज्वाइंट शेयर होल्डर बोला करेंगे उनको सिंगल काउंट किया करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि एक इसमें प्रोहिबिशन भी है, और यानी कि वो तो सिरे से ही मना है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती कि आए हमारे शेयर्स खरीदने। तो ये मेरे बच्चे तीन तरह की पाबंदियां। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी मजीद दो तरह की होती है, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल। सिंगल प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर होगा, और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी ऐसी जिसमें दो मेंबर होंगे। जबकि पब्लिक में तो मिनिमम होते ही तीन हैं, तो प्राइवेट को उसने मिनिमम के लिहाज से मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल। और मेरे बच्चे चले खैर, और उसके बाद जो पब्लिक कंपनी को याद करें, हमने डिस्कस किया था कि ये मजीद दो तरह की होती है, या तो लिस्टेड हो सकती है या अनलिस्टेड हो सकती है। और लिस्टेड ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होती हो, उसको हम बोलेंगे लिस्टेड है, और जिसकी ना हो रही हो वो अनलिस्टेड है। यानी कि उसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के, उसी पब्लिक कंपनी के, ये अल्फाज ज्यादा बेहतर होंगे, वही पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेट तो जा ही नहीं ना सकती, वही पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकती है जिसकी सिक्योरिटीज वहां पे ट्रेडिंग के लिए लिस्ट होंगी या रजिस्टर्ड होंगी। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बाकी चीजें हम आज होल्डिंग सब्सिडरी इस तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक फॉरेन कंपनी भी डिस्कस कर लिया था। ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुए हों और वो पाकिस्तान में किसी भी तरीके से कारोबार कर रहे हो, चाहे उनका कोई यहाँ पे कोई बिजनेस हो फिजिकली हो, चाहे वो मानकों के लाइसेंस ऑफिस के जरिए या किसी और तरीके से जो बता दिया जाए। नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था इन चीज़ों को रीड करके आइएगा। हमने कहाँ तक रीड कर लिया था, सिर्फ यही पढ़ा था क्या? ये गारंटी वाला हमने वैसे रीड तो नहीं किया था, ये पढ़ लिया था। चले, ये भी मेरा ख्याल है कि शायद हमने। ले बेटा, ये टाइप्स ऑफ कंपनी देखिएगा, प्राइवेट रीड कर लें ताकि मेरे बच्चे का थोड़ा सा क्योंकि एक एक लफ्ज आपने पढ़ना है बड़ी गौर से, हर लाइन को सोचना है कि अगर आई कैप यहाँ से सवाल बनाए, कोई वैसे सवाल बना ले चाहे एमसीक्यूज, तो कैसे बना सकता है मेरे बच्चे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पीआरसी के सब्जेक्ट्स पढ़े थे माशाल्लाह, वो जैसे पढ़े थे उस तरह ने पढ़ना है यार। ले बेटा, सिंगल मेंबर कंपनी याद करें, ये किसकी टाइप है बोला, प्राइवेट। हम किस क्या पढ़ रहे हैं,
टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक भी हो सकती है। और आगे मजीद मेरे बच्चे जो प्राइवेट थी वो दो तरह की थी, सिंगल मेंबर और अदर देन। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करें? प्राइवेट कंपनी का एक टाइप है सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर हुआ करेगा। कह रहा है कि सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। इसका मतलब कि अगर दो मेंबर हो गए तो वो कभी सिंगल मेंबर नहीं होगी। कह रहे इट इज कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मेंबर हु इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जारी बात है एक ही बंदा है, क्योंकि हमने डिस्कस, देखो यहाँ पे आगे जाके हम कुछ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे, कम से कम किसी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर तो कोई कंपनी हो सिंगल मेंबर, उसमें कम से कम कितने मेंबर्स होंगे? एक मेंबर। आगे अभी डायरेक्टर्स की भी बात करते हैं, अगर से ये चैप्टर 3 में आना है वैसे ही बता रहा हूँ आप। उसके बाद अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, उसमें कम से कम कितने मेंबर होंगे? कम से कम दो। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होंगे? 3 मान लो। अब कानून क्या है, देखो मेंबर ही क्या बनते हैं? डायरेक्टर। अब ये कैसे हो सकता था कि कानून ये कह देता कि सिंगल मेंबर कंपनी कम से कम 2 डायरेक्टर, यानी कि हम उसको मजबूर कर रहे हैं आप लाजमी बाहर से लाके किसी बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करें। इसलिए कानून ने इन दोनों चीजों को दिमाग में रखा। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हैं कानून ने, उतने आगे जाके हम पढ़ेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी बताए होंगे। अगर तो सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसका डायरेक्टर होगा लाजमी तौर पे, और कितने होंगे? एक। वही मेंबर क्या बन जाए? डायरेक्टर। अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, उसमें 2 मेंबर होते हैं, तो उसमें कम से कम डायरेक्टर भी कितने हुआ करेंगे? 2 है, ताकि वही मेंबर क्या बन जाए? डायरेक्टर बन जाए। और अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी यानी कि सॉरी पब्लिक कंपनी हो, तो उसमें कम से कम डायरेक्टर भी कितने हुआ करेंगे? 3। क्योंकि रूल क्या है, मेंबर ही डायरेक्टर बनते हैं। तो अगर वहां पे हम कह देते मेंबर की तादाद कुछ और बता देते मिनिमम, और मिनिमम डायरेक्टर्स की तादाद कुछ और, तो जुल्म हो जाता है। सिर्फ इस अब जब पढ़ेंगे चैप्टर 3 वहां पे दोबारा ये चीजें पढ़ लेंगे, सिर्फ रेफर किया आपको, क्या करें? हाँ तो सारा कुछ हो गया पढ़ेंगे, हाँ सिंगल मेंबर का भी उसके तरीके पढ़ेंगे। ये जहां पे बैठा करेगा वहीं पे मीटिंग। आज ही आया, आज एजीएम थी इसकी आज आया, इसने कागज का टुकड़ा पकड़ा, उस पर लिखा एजीएम। उसमें मैंने ये फैसले कर लिए, नीचे साइन कर दिए, एजीएम होगी, मुबारक। तो इसका अपना तरीकाकार होता है, उसको देखेंगे रेलिवेंट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में जाकर। लिमिट कह रहा है कि दीज कंपनी आर गवर्नड बाय द स्पेशल रूल्स, यानी कि कंपनी एक्ट के अलावा इनके लिए स्पेशल रूल्स हैं जिनके तहत ये बनाई जाती है। कंपनी एक्ट नहीं बल्कि इसके अपने सिंगल मेंबर कंपनी के रूल्स होते हैं जिसके तहत ये बनाई और चलाई जाती है। इन दीज कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये अल्फाज हम लाजमी जरूर साथ बीच में लगते हैं, यानी कि खाली इसको ये नहीं कहते प्राइवेट कंपनी, इसके साथ लफज लाजमी तौर पे एसएमसी प्राइवेट लिखा रहा होता है। यानी कि आज के बाद जब भी सीएफई प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो तो मतलब ये अदर देन सिंगल की बात हो रही है। सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो नाम के साथ प्राइवेट के साथ लाजमी तौर पे वर्ड क्या होगा? एसएमसी। और अगर खाली ये ना कभी पेपर में सर इसने तो बताया ही नहीं था, है ये सिंगल मेंबर कंपनी की बात हो रही थी या अदर देन सिंगल मेंबर की बात हो रही थी, भैया ये तो ये चीजें अब हमने सीखनी है। नाम जैसे लिखा होगा वहीं से पहचानना है कि ये कंपनी कौन सी है। प्राइवेट का नाम लिखा रहा है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। अगर प्राइवेट नहीं लिखा रहा, खाली फलानी कंपनी लिमिटेड लिखा रहा है, तो इसका मतलब वो पब्लिक है। और फिर लिस्टेड, और वो बता दिया था लिखा ना हो तो अनलिस्टेड, लिख दे वो लिस्टेड है तो लिस्टेड है, तो एसएमसी। तो खैर ये नाम लिखने के तरीका का हम चैप्टर 2 में सीखेंगे। लिमिटेड प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अदर देन एसएमसी, देखो एसएमसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये अदर देन एसएमसी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, उसने प्राइवेट को तो डिफाइन कर दिया ऊपर, ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर हो। तो ये किसकी डेफिनेशन दे रहा है आपको? अदर देन एसएमसी, उस प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे रहा है। कह रहा है प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी बाय विच बाय इट्स आर्टिकल। याद है हमने बचपन में डिस्कस किया था कि 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कंपनी, जब भी कोई कंपनी बनेगी इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं कंपनी बनती, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल एसोसिएशन। और कंपनी को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे कहां पे लिखे होते हैं? आर्टिकल्स के अंदर। तो कहते हैं कि इस कंपनी ने अपने आप को चलाने के लिहाज से जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे, वहीं पे उन रूल्स एंड रेगुलेशन में ये 3 बातें भी ऐड की। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होगा अपने आर्टिकल्स के अंदर कि हमारी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे वो अपने शेयर्स अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। यानी इसने अपने आर्टिकल्स में कुछ कंडीशन बता दी होंगी या रिस्ट्रिक्शंस बता दी होंगी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, कि भाई आप अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए ये चीजें पूरी करें फिर कर सकते हैं। फिलहाल आपने यही अल्फाज याद रखने कि ये अपने आर्टिकल्स के जरिए प्राइवेट कंपनी क्या करती है, शेयर जो शेयर होल्डर होते हैं उनके शेयर्स ट्रांसफर करने का जो राइट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। और ये कंपनी अपने आर्टिकल में लिख देती है कि हमारे मेंबर्स की तादाद कितनी होगी? 50। लेकिन जब हम 50 मेंबर काउंट करेंगे तो फिर नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, वो तो शेयर होल्डर के तौर पे काउंट होगा, ये नहीं कि आप उसको 2 के तौर पे काउंट करोगे, शेयर होल्डर भी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो काउंट होता ही नहीं। एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक
टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर। कंपनी जब नए शेयर ऑफर कर रही हो वो कभी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करेगी, आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। ये किया करेगी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। उसको इजाजत होती है पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है आर डिबेंचर ऑफ द कंपनी। वही बात, ना तो ये नए शेयर्स जो भी हो कंपनी इशू कर रही हो, ना शेयर्स पब्लिक ऑफर करेगी आए हमारे शेयर्स खरीद लें, और ना ही ये कहेगी आए हमारे डिबेंचर्स खरीद लें। दोनों चीजों से मना, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी, सादा अल्फाज में कोई भी सिक्योरिटी वो पब्लिक में जाके ऑफर नहीं कर सकती। तो ये 3 पाबंदियां याद रखोगे प्राइवेट कंपनी की। एक तो शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मेंबर्स की तादाद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन एम्प्लॉय काउंट नहीं हो। अभी एक बात नहीं उसने की, वो आगे जाके बता देगा आपको। वो कौन सी रहेगी वाला? ज्वाइंट शेयर होल्डर वाला। और उसके बाद मेरे बच्चे उसने रोक दिया कि ये कंपनी पब्लिक में जाके अपने सिक्योरिटी डिबेंचर या शेयर्स ऑफर नहीं करेंगे। आगे हैं क्या? तो प्राइवेटली जाके बात करेंगे ना लोगों से। आपके पास पैसा है, मैं एक प्राइवेट कंपनी खोल रहा हूँ, मुझे पता चला तेरे पास बड़ा पैसा है, हराम का माहौल बहुत इकट्ठा कर रखा है तुमने, मुझे पता मैं आ गया तेरे पास है, जाके तेरे तरले मिन्नत किए, देख तेरे पास ये पैसा वैसे भी अल्लाह माफ करे, जिस तरह तूने कमाया वैसे ही चले जाना है, तो ऐसा कर यहाँ पे लगा दे यार। तो तुझे कन्विंस कर लिया तो लगा दे मेरे बच्चे पैसे वहां पे। ऐसे करेंगे हम लोगों को कन्विंस, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। यार ये हमने जिक्र किया था वैसे पहले कि इस ये कंपनी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास जाके उनसे डिस्कस करके उनको सारा उनके सामने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रखेंगे, और फिर वो क्या करेंगे। जैसे आपको पता है कि आप जब ऑडिटर बनेंगे, इंशाल्लाह जब कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप अखबारों में इश्तिहार ही देंगे, आए हमारे पास आए और हमसे ऑडिट करवा। आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि हमें क्या कर लो, हमारे से ऑडिट करवाओ। तो फिर क्लाइंट कहां से मिलेंगे? प्राइवेटली एक एक क्लाइंट के पास जाया करेंगे, आप उनसे अपनी सारी जो सर्विस देते हो, जिस तरह आप उनको फायदा दे सकते हो आप अगर ऑडिट करें, वो सारा आप उनको बताएंगे, और फिर वो क्या करेगा, क्लाइंट की मर्जी, आपको वो असाइनमेंट दे दे या ना दे। तो आपको भी मना है, ये आपके कोड ऑफ एथिक्स में है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अखबार में इश्तिहार नहीं देगा कि मुझसे ऑडिट करवा। और होता भी नहीं, कभी आप देखेंगे भी, कभी देखा तो नहीं आपने कहीं पे कि किसी पर हाँ ये होता है टैक्स, वो ये टैक्स वो है ही नहीं। टैक्स तो कोई भी बंदा कर सकता है, ये टैक्स का काम। इसके लिए मेरे बच्चे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं, इसकी फर्म खोलने के लिए, टैक्स की फर्म खोलने के लिए भी आपको सीए होना जरूरी नहीं है कि कोई भी खोल सकता। सीए फाइनलिस्ट मोस्टली जो बच्चे हैं वो सारे टैक्स का काम कर रहे हैं, और मजे की बात है ऑडिट फर्म से ज्यादा कमा रहे हैं। और उसके बाद जितने वकील हैं, वो वकील भी मोस्टली मेरे बच्चे वो सारे के सारे ये टैक्स का काम कर रहे हैं। तो जो टैक्स का काम है उसके लिए जो सिर्फ और सिर्फ मेनली जो फर्म जो होता है ना, वो जो ऑडिट वाला काम है, ऑडिट करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। उसके अलावा बाकी किसी चीज के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। आप कोई और क्वालिफिकेशन भी हो, आप उसके जरिए भी कर सकते हो, पार्शली क्वालिफाइड है, कुछ भी है। खैर वापस आए, करेगा प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as the same। वो डेफिनेशन कौन सी? ये वाली कि जहां पे हम मेंबर्स की तादाद काउंट कर रहे थे ना, अगर वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग शेयर्स को ज्वाइंटली ऑन करते हैं, मिलकर ऑन करते हो, तो वो क्या काउंट हुआ करेंगे? डेफिनेशन के लिए वो सिंगल काउंट हुआ करेंगे। ताकि वो 50 से मेंबर जब हम काउंट कर रहे हो तो 10 लोग ने खरीद रखे हो, तो वो कितने काउंट हुआ करेंगे? एक काउंट हुआ करेंगे। कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ऑन बिजनेस। छोटी मोटी कंपनी होती है, फैमिली की, दोस्तों की। तो वो जब और किसी को साथ शेयर होल्डर बनाते हैं तो इसी तरह जानने वाले को उसको कन्विंस करके उसे पैसा लगवा देते हैं बीच में। बेटा पब्लिक कंपनी, वही बात, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अगर वो 3 नंबर की डेफिनेशन पूछ रहे पब्लिक कंपनी, तो मुझे खुद सोचें मेरे बच्चे इतनी सी बात बताने के ऊपर वो आपको 3 नंबर दे देंगे? पता नहीं। इसका मतलब ये बात लिखने के बाद आपने फौरन से कहां पे पहुंच जाना है? देखो उसने कहा था पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अब यहीं से शुरू करेंगे, प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, ये वाली 3 पाबंदियां लगा रही, तो फिर आपका आंसर कंप्लीट हो। ए पब्लिक कंपनी मे आर मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि प्राइवेट कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती। अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता है वो कौन करेगा? पब्लिक कंपनी। और अगर किसी ने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया और वो लिस्ट हो जाए तो लिस्टेड बन जाएगी। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो तब भी अनलिस्टेड। अगर अप्लाई किया लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने उसको लिस्ट करने से इनकार कर दिया तब भी अनलिस्टेड। तो लिस्टेड वही बात मेरे बच्चे, ये मैंने बता दिया था। ये जो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये शेयर्स की मंडी है, सिक्योरिटीज की मंडी है, वहां पे ट्रेडिंग होती है, जैसे बाकी मंडियों में चीजों की ट्रेड होती है, वहां पे ट्रेडिंग होती है मेरे बच्चे किसकी? सिक्योरिटीज की। लेकिन किस कंपनी की सिक्योरिटीज? हर कंपनी जाके अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटीज को वहां पे उनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकती, सिर्फ वही करेगी जो वहां पे लिस्ट हुई। और लिस्टिंग के पूरा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरा करके पहले लिस्ट हो, उसके बाद अपने शेयर्स वहां पे ट्रेड कर सकते हैं।
तो लिस्टेड कंपनी सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज, अब देखो बार बार वो बता रहा है ये पब्लिक कंपनी की ही किस्म होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं, क्योंकि हमने ना लॉ को ऐसे ही लफ्ज बाय लफ्ज समझ के पढ़ना है, इसके हर लफ्ज का मतलब है। देखो अभी ये जो हो रही है ना आईनी तरमीम, इसको डिस्कस किया जा रहा है कुछ दिनों से, हालांकि इस पे तो सालों लगा करते हैं, जब आईनी तरमीमें आती हैं उसमें महीनों और सालों लगते हैं, ताकि एक एक लफ्ज को, एक नुक्ता, एक कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है उससे भी मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं, और एंड कहाँ पे लगाना है उससे मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं कानून के अंदर। तो इसको बड़ा ये डीपली देखा जाए, 1.5-2 सफ़े का भी अगर है उसमें तरमीम है, तो मेरे बच्चे इसमें बड़े दिन लगेंगे उसको गौर करने पे कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि उसके मतलब चेंज हो जाते हैं। कह रहे सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन, सिक्योरिटीज का पता चल गया ना क्या होती है, क्या होते हैं शेयर्स, और सादा अल्फाज में हमने वैसे देसी तरीके से डिस्कस किया था कि कंपनी ने लोगों से पैसा लिया होगा और बदले में जो चीज भी देखते होते हैं चीजें बेचने के लिए, वो हम चीजों की बात नहीं कर रहे, हम पैसे की बात कर रहे हैं, जहां पे आपने जस्ट लोगों से पैसा लिया हो लेकिन बदले में कुछ ना दिया हो, है? तो वो दो ही चीजें होती हैं, या तो आपने उधार लिया होगा या आपने उनको मालिक बनाने के लिए, क्योंकि मालिकों को ये थोड़ी होता है कि बदले में वो कुछ देते हैं, वो तो प्रॉफिट आता है तो फिर देते हैं। तो शेयर्स और उधार वाला मामला है, ये उस पैसे की बात हो रही थी। कह रहे कि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दे आर ट्रेडेड एज पर रेगुलेशन, ठीक हो गया। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जब आप बड़े होंगे ना आपके लिए लफ्ज बोला जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये अकाउंटिंग में भी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रख रहे FAR 2 में है, आप लोग FAR 2 नहीं पढ़ रहे, चलें शायद FAR 2 के अंदर भी आए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक खतरनाक तरीन किस्म का टॉपिक है, अगर यहाँ पे ना मिला आपको, अब मुझे यह था कि शायद फाइनल से ले आए हो नीचे, लेकिन फाइनल में तो फिर पक्की बात आपको मिलना है। और जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक आया करेगा, टीचर भी आपको पहले लाजमी बताया, खैर अब तो टीचर भी थोड़े से एक्सपर्ट हो गए, जब हम थे उस वक्त ये नया नया एंटर हुआ था ये टॉपिक, तो उस वक्त टीचर्स भी माशाल्लाह ऐसे ही थे, हम लोग तो वैसे ही थे, हैं? तो फिर ये जो पढ़ाई होती थी वो ऐसी वैसी ही होती थी, हैं? लेकिन बहरहाल तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आज आपको ये कम से कम पता चल गया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम किन को कह रहे होते हैं, ये सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ये भी क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट किसको कहते थे याद है, अभी लॉ पढ़ा था, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंस की, तो क्या बन गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये कौन से वाला बोला, ये जो सिक्योरिटी, जो शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर वगैरह, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। कहता है कि सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रेज कैपिटल, ठीक हो गया, ये बच्चों वाली बात है। लिस्टेड कंपनी पढ़ तो लिया हमने, दोबारा है, अनलिस्टेड कंपनी, कहता है कि ऐसी कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो ये लोगों को वैसे इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, हमने आगे जाके एक पढ़ना प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस शायद कभी बचपन में आपने सुना हो कि कंपनी जब नए शेयर ऑफर करती है लोगों को, आम पब्लिक, पब्लिक को शेयर ऑफर कौन कर सकती है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी जब शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को तो उसके लिए क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को ही शेयर ऑफर करने के लिए होता है, और ये हमेशा मेरे बच्चे वही कंपनी कर सकती है जो पब्लिक हो और पब्लिक के साथ साथ लिस्टेड भी हो, ये वो कंपनी क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस। लेकिन इसका मतलब है कि जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती, तो फिर वो पब्लिक को कैसे इनवाइट करती होगी, वैसे आम अखबारों में इश्तेहार भी क्या होता है वो भी कुछ और हो जाएगा, कोई भी तरीका का, पोल शोल्स पे लगा दो, अनाउंसमेंट कर दो, कुछ भी इस तरह का। कहता है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी whoever is entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit, unlike private, यानी कि अगर ये पब्लिक में जाना भी चाहती हो ये जब मर्जी जा सकती है, इसमें मना नहीं है प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी तो जा ही नहीं सकती, वो प्रोहिबिशन थी, यानी कि उस पर तो हराम है पब्लिक में जाके शेयर्स को ऑफर करना, लेकिन ये जब जाना चाहे ये जा सकती है। वही बता रहा है कि प्राइवेट कंपनी को तो हमने मना किया। ले बेटा, आज अगर कुछ नया टॉपिक आज का, मेरा ख्याल जहां तक तो वैसे भी आप पढ़ के आए, कोई मसला हुआ होगा इसमें था ही कुछ नहीं। ले बेटा, कभी होल्डिंग और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट सुना आपने? अभी हम होल्डिंग और सब्सिडी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चले हम गवर्नमेंट कंपनी की भी बात कर लेते हैं, या पब्लिक सेक्टर। देखो अगर लफ्ज खाली पब्लिक लिखा हो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना, लेकिन जहां पे भी पब्लिक के साथ लफ्ज सेक्टर आ जाए, पक्की बात है ये गवर्नमेंट के किसी इदारे की बात हो रही है जिसमें गवर्नमेंट का अमल दखल ज्यादा है, या ये कह लो इस इदारे के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, जिसके साथ लफ्ज क्या लिखा हो, पब्लिक सेक्टर। हाँ, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, स्टिल इसमें प्राइवेट ऑनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर वो इदारा जो पब्लिक सेक्टर हो वहां पे मैनेजमेंट और कंट्रोल, और मैनेजमेंट और कंट्रोल किसको कहते हैं, डायरेक्टर्स को, यानी कि डायरेक्टर जो, और डायरेक्टर भी मेजोरिटी डायरेक्टर। ये जब हम बड़े होंगे ना मेरे बच्चे, देखो
एक कंपनी है, उसके 8 डायरेक्टर हैं। तो मेरे बच्चे ये डायरेक्टर इकट्ठे बैठा करेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में जाके, ये इकट्ठे बैठ के फैसला किया करेंगे। लेकिन इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी तो आ सकता है। अगर कोई फैसला करने जा रहे हैं, उस फैसले पे ये आपस में डिवाइड भी तो हो सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइड हो गए तो फिर सोचें ये फैसला कैसे हो, जिस तरफ मेजोरिटी चली जाएगी। और मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50, यानी कि जिस साइड पे 5 हो गए तो वो फैसला हो जाएगा। 4-4 से फैसला तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बंदे के पास इन डायरेक्ट, ये जो 8 डायरेक्टर हैं उनमें से 5 डायरेक्टर अगर किसी बंदे या किसी गवर्नमेंट के पास या किसी और इदारे के पास चले जाए, इस कंपनी का कंट्रोल भी उसी के पास चला जाएगा। क्योंकि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? डायरेक्टर। और डायरेक्टर फैसले करते हैं अपनी मीटिंग में, और डायरेक्टर्स के जो फैसले होते हैं बाय मेजोरिटी होते हैं। तो जिसकी मेजोरिटी बैठी होगी फैसले भी फिर उसी के होंगे। वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ, ये चीजें आएंगी आगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी किसको बोलेंगे मेरे बच्चे? ये लफ्ज़ ऊपर गया। एक कंपनी, अगर उस कंपनी के मेरे बच्चे 8 डायरेक्टर हैं, उसमें मेजोरिटी डायरेक्टर, जो मेजोरिटी डायरेक्टर, और मेजोरिटी डायरेक्टर का मतलब क्या है? मोर देन 50%, यानी कि कम से कम 5 डायरेक्टर अगर वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हो या गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती हो, तो समझ लो ये कौन सी कंपनी है? ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। या एक ऐसी कंपनी, अच्छा चलो मान लो ये डायरेक्टर्स के फैसले की हमने बात कर ली। इस कंपनी की जब जनरल मीटिंग होगी उसमें कौन बैठे होंगे? मेंबर्स। और मेंबर्स भी तो मेरे बच्चे, उनके भी जो फैसले हुआ करेंगे वो भी तो ऐसे ही हुआ करेंगे ना, बाय मेजोरिटी है। यानी कि अगर मान लो कि एक कंपनी है, उसके 10,000 शेयर्स हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे एक शेयर बराबर होता है 1 वोट के। एक शेयर बराबर होता है 1 वोट के। अगर उसके 10,000 शेयर्स हैं तो इसमें कितने वोट होंगे? 10,000 वोट होंगे। और मान लो कि अगर कोई फैसला होने जा रहा हो, उस पर कितने वोट इसकी फेवर में पड़े तो फैसला होगा? 5,000 से ऊपर। 6,000 लाजमी बोलना तुम्हें, 5,000 एक भी तो हो सकते हैं, है? तो मोर देन 50%। मोर देन 50% का मतलब क्या है? 5,000 से ऊपर। याद रखना, अगर कोई कंपनी हो, उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स, 50% पूरे नहीं, मोर देन 50% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जिसके मेजोरिटी डायरेक्टर गवर्नमेंट के हो, या मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास हो, या है, ये एंड नहीं है, या ये हो या ये हो। एंड से मतलब चेंज हो जाता है, ये दोनों का होना जरूरी है। यहां पे क्या लिखा हुआ? और तो या तो मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो किसी कंपनी में, और मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50% डायरेक्टर, या मोर देन 50% शेयर्स किसके पास हो? उस इदारे के, कंपनी के, गवर्नमेंट के पास। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। यार रखोगे इस बात, इसको सादा करके भी लिख लीजिएगा, पहले वैसे इसको रीड कर लो तो, लेकिन बहर आपने इसको सादा करके लिखना। कहते हैं इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। ए पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज फॉलो। कहते पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस ए कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि कोई भी इदारा। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मालूम, कहता है प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है, क्योंकि पब्लिक मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, वो पब्लिक कंपनी है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंपनी। और वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट की है, वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। याद रखोगे इस बात को। उसको ये नहीं कहना कि सर ये तो पब्लिक लिखा हुआ 7 लफ्ज, तो इसका मतलब वो तो दूसरी वाली पब्लिक होगी ना। नहीं नहीं, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक प्राइवेट कंपनी है, वो गवर्नमेंट ऑन करती है, क्या आप उसको प्राइवेट कंपनी ही बोलेंगे? वो भी तो पब्लिक की, गवर्नमेंट की है ना। और गवर्नमेंट का कोई भी इदारा क्या बोला जाएगा? पब्लिक सेक्टर। याद रखोगे इस बात को। तो कहता है कि चाहे कोई कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड या बेनिफिशियली ओन्ड नॉट लेस देन 50%, 51%, 50% पूरा नहीं, कहते 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी आर वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट आर एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी आर। यहां तक। अब जरा दोबारा आपने सादा करके लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका बताने का अंदाज थोड़ा सा लीगल है तो अल्फाज मुश्किल है। सीएफई एक कंपनी है, इस सीएफई कंपनी के मोर देन 50%, मतलब एटलीस्ट कितने? 51%, उसने बोल दिया, तो होते तो मोर देन 50 है ना, 51%। तो मान लो कि इसके 51% शेयर्स अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑन करती हो, या गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन ना करती हो, इनडायरेक्टली ऑन करती हो। इनडायरेक्टली ऑन कैसे करती है? जैसे गवर्नमेंट के आगे कुछ और इदारे भी होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ और इदारे हैं, और वो प्योरली गवर्नमेंट के ही हैं 100%। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है,
ये गवर्नमेंट के इदारे हैं इस तरह के, या और भी आपने बड़े बड़े नेशनल बैंक है या कुछ इस तरह के, ये सारे गवर्नमेंट के ही इदारे हैं। तो इस CFE के 51% शेयर्स वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली हो तब ये पब्लिक सेक्टर है, या इनडायरेक्टली हो, गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली ना हो, गवर्नमेंट अपने इदारों के जरिए मोर देन 50% शेयर इस कंपनी में रखती है, किसी और कंपनी के जरिए गवर्नमेंट की जो हो, या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के जरिए जो गवर्नमेंट की हो, या किसी और स्टैट्यूटरी इदारा कोई भी हो गवर्नमेंट का जो हो, उसके जरिए भी अगर मोर देन 50% शेयर इसके कंट्रोल करती है तो तब भी वो क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा भी गवर्नमेंट ही होता है। ऐसे ही ना, जैसे वो पुलिस वालों के से पंगा लो, उन्होंने कहना आपने गवर्नमेंट को हाथ डाला है, तो अब आपसे गवर्नमेंट निपटेगी, जाहिर बात है गवर्नमेंट के इदारे हैं तो ये गवर्नमेंट ही होते हैं। तो ये अल्फाज जरा थोड़े से ज्यादा मुश्किल लिख रखे हैं, लेकिन उसने जरा देखिएगा, कहता है कि ऐसी कंपनी पहले नंबर पे तो जिसकी मालिक ही गवर्नमेंट हो, 100% ही गवर्नमेंट मालिक हो तो वो भी पब्लिक सेक्टर, या 100% ना हो तो क्या हो, एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी। अच्छा एक और बात, वोटिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वो जब शेयर्स की बात करेगा ना अक्सर वो बात आपको तंग करने के लिए कहेगा CFE के टोटल 10,000 शेयर्स है, वोटिंग सिक्योरिटी चले पहले तो 10,000 सिक्योरिटी या शेयर्स कह लो, 10,000 शेयर्स, इसके 10,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स मेरे बच्चे वो उनके साथ वोटिंग राइट है नहीं, जिसको हम क्या करते थे बचपन में, प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो इसके 3,000 शेयर्स कौन से हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स, और 7,000 शेयर्स कौन से हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर्स। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास 5500 शेयर्स हैं इस कंपनी के, क्या हम फौरन से बोल दें अगर 5500 शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास इस CFE के, टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000, और 5500 गवर्नमेंट के पास है, क्या हम बोल दें ये पब्लिक सेक्टर है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें देखना पड़ेगा इसके पास। देखो जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे आगे, टॉपिक भी आएगा इसका, पूरा चैप्टर आएगा। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं इनके साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, मतलब इनका हक होता है कि जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं ये शेयर होल्डर, और वहां पे वोट भी कास्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को ये हक नहीं होता, इनके साथ वोटिंग राइट होते ही नहीं। अगर उसने ये आगे देखना पड़ेगा, सब 5500 शेयर्स तो हैं मोर देन 50%, लेकिन देखना पड़ेगा वोटिंग सिक्योरिटीज कितनी है। उसने कहा कि इसके पास जो वोटिंग सिक्योरिटीज हैं वो हैं 3,000, और जो ये प्रेफरेंस हैं वो हैं 25, और मिला के इसके पास कितने हैं 5500। क्या ये पब्लिक सेक्टर है CFE? नहीं, इसके पास कम से कम क्या होने चाहिए, 3500 से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए, याद रखोगे इसको, क्योंकि वोटिंग सिक्योरिटीज कितनी है 7,000, इसका मेरे बच्चे मोर देन 50% अगर गवर्नमेंट के पास हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब इनडायरेक्टली बोलेगा फिर आगे सारे इदारों के नाम लिखने शुरू कर दीजिए जो उसने बोल रखा है, किसी और कंपनी के जरिए, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के जरिए, किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी के जरिए, जो भी आपके दिमाग में, याद रखोगे। यहां तक एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है। वैसे तो इसको हम यहाँ पे दो कह सकते हैं, एक ऐसी कंपनी जो वेदर पब्लिक या प्राइवेट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल या बेनिफिशियली ऑन्ड, या तो वो क्या हो, पहला पॉइंट उसकी पूरी की पूरी मालिक कौन हो, गवर्नमेंट, या पूरी की पूरी मालिक ना हो, उसके नॉट लेस देन 51%, यानी कि 51% से कम शेयर्स ना हो, एटलीस्ट 51% शेयर्स हो। अगर वो गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इदारों के जरिए कंट्रोल करती हो तो ये दूसरा पॉइंट आ गया मेरे बच्चे, वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर। पूरी की पूरी गवर्नमेंट की है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के वोटिंग सिक्योरिटीज में 51% शेयर होल्डिंग है, तो फिर भी वो क्या कहलाएगी, और वो 51% शेयर होल्डिंग चाहे गवर्नमेंट की डायरेक्टली खुद हो, चाहे गवर्नमेंट अपने अदारों के जरिए 51% शेयर होल्डिंग रखती हो। उसके बाद अगली बात आ गई, हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट आर अपॉइंट, ये बस डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के नाम है, चाहे वो खुद इलेक्ट कर सकते हो, वहां पे देखेंगे आगे, इलेक्ट होता है कि इलेक्शन के जरिए बंदे अपॉइंट करने की पावर हो इसके पास। नॉमिनेट करने का मतलब होता है इलेक्शन में नहीं, सीधे जाके बोर्ड पे बैठा दो और या अपॉइंट कर दो, एक ही बात है। मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर, और मेजोरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50%, एंड इंक्लूड ए पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। फिलहाल ये अभी यहाँ पे रखो, यहाँ तक ये मेरे बच्चे तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो, यहाँ तक 3 तरीकेकार हैं। कोई कंपनी पब्लिक सेक्टर कब हो सकती है, अगर वो पूरी की पूरी मेरे बच्चे मलकियत हो गवर्नमेंट की, होली ऑन बाय गवर्नमेंट, या मेरे बच्चे मोर देन 51% वोटिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ओन करती हो, चाहे डायरेक्टली चाहे अपने किसी और इदारों के जरिए इनडायरेक्टली। और तीसरे नंबर पे मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट, नॉमिनेट या इलेक्ट करने की पावर हो गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। और ये बिल्कुल इसी तरह का तरीकाकार अभी हमने होल्डिंग सब्सिडरी का भी पढ़ना है। जब हम होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ेंगे तो आपको फौरन से पता चलेगा सेम डेफिनेशन होल्डिंग सब्सिडरी की भी है, याद रखोगे ना।
आगे वो मजीद ये कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ये पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। ऐसी एसोसिएशन जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कोई इदारे जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए बने हों, अगर वो गवर्नमेंट ऑन कर रही है, उसके पीछे गवर्नमेंट है, सारा कुछ कंट्रोल कर रही है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो पब्लिक सेक्टर ही कहलाएंगे। लाइसेंस बाय द कमीशन, और कमीशन उसको एसएसबी, ये हमारे सिलेबस में भी है, उसको देखेंगे। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ द डायरेक्टर बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन और एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, एक और चीज जरा देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे कैसे बनेगा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, यानी कि कोई इदारा पब्लिक सेक्टर कैसे बनेगा, या तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको ऑन करती है, तो तब भी पब्लिक सेक्टर, या गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% या 51% एटलीस्ट, ऐसा कर लो, एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट के पास वोटिंग सिक्योरिटीज हो, तो तब भी ये पब्लिक सेक्टर, या गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ रही, तो तब भी। अब हुआ पता क्या, या ये जो 51% शेयर होल्डिंग थी, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के इदारों को, ऐसे ना मेरे बच्चे, चाहे ये जो डायरेक्टर है, चाहे ये डायरेक्टर भी गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट कर रही हो, चाहे अपने अदारों के जरिए, बात एक ही होती है। याद रखोगे इस बात को। अब जरा देखिएगा, इनको इन्होंने बाद में सोचा, ओए होए, हमारा इदारा तो एसएससीपी जो हमारा इदारा है, एसएससीपी किसका इदारा है, गवर्नमेंट का। किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर्स या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, या गवर्नमेंट इनडायरेक्टली अपने अदारों के जरिए ये काम कर रही हो, तभी वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर। लेकिन अब यहाँ पे कानून है, कानून क्या है, कुछ जगहों पे अगर कोई कंपनी खुद अपने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करती जो उसको करने चाहिए, तो वहां पे सम टाइम एससीसीपी आके क्या करती है, वो डायरेक्टर अपॉइंट करती है। जैसे जो बच्चे सुबॉर्डिनेट पढ़ रहे थे, उनको पता होगा कुछ जगहों पे एससीसीपी आके ऑडिटर भी अपॉइंट करके देती है कंपनी में। ऐसे ही फिर बच्चे, अगर कहीं पे डायरेक्टर्स का इशू हो, तो एससीसीपी क्या करती है, वो कहती है आओ, मैं, अगर आप लोग डायरेक्टर पूरे नहीं कर रहे, तो मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर देती हूँ यहाँ। तो जब ये एससीसीपी कानूनी, एससीसीपी मेरे बच्चे कंपनीज को रेगुलेट कर रही होती है कंपनी एक्ट के मुताबिक, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया, ये जो एससीसीपी है, ये तो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला इदारा है। अगर ये कंपनीज को रेगुलेट करते वक्त वहां पे अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट कर रही होगी, हम ये जो एससीसीपी की तरफ से डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे होंगे, ये गवर्नमेंट के डायरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। ये नहीं कि अगर किसी कंपनी के मान लो कि 6 डायरेक्टर थे, 6 में से 4 डायरेक्टर एससीसीपी के हुक्म पर अपॉइंट हुए, क्योंकि वो कर नहीं रहे थे, जिम कर लो, तो वहां पे हम कहेंगे देखो ये तो एससीसीपी ने कहा है, एससीसीपी गवर्नमेंट का इदारा है, ये उसके हुक्म पर 4 डायरेक्टर आए हैं, तो हमारी ये कंपनी क्या बनेगी, पब्लिक सेक्टर। ओके, नहीं नहीं, ये तो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला इदारा है, इसकी तरफ से अपॉइंटेड डायरेक्टर वो गवर्नमेंट के डायरेक्टर कंसिडर नहीं होते। याद रखोगे इस बात को। तो एससीसीपी को निकाल दिया, अगर कोई और इनका कोई इस तरह का इदारा जो अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे या किसी और इंटरेस्ट की बेस पे डायरेक्टर अपॉइंट करेगा या शेयर होल्डिंग उसके पास होगी, वो गवर्नमेंट के अकाउंट को नहीं ना, समझ आएगी, अजीब सी बात होगी। नहीं, फिर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा। अब जरा लाइन दोबारा पढ़ो, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है। अच्छा, ये वाला था, सॉरी, प्रोवाइडेड, इसका मतलब एक्सेप्शन। ये जो ऊपर इसने ये जो गवर्नमेंट वाली बात की थी, उसके साथ एक्सेप्शन दे दी, कहता दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द कमीशन एससीसीपी ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो शायद ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस होती हैं, वहां पे भी डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करती होगी, एससीसीपी। और एससीसीपी किसका इदारा, गवर्नमेंट का। हम शायद समझ रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है, गवर्नमेंट का है इस तरह समझ रहे होंगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे, इसका लाजमी नहीं। और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन, और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज एक ही कंपनी होती है, ये या उसके अंदर एक कंपनी होती है वैसे, जिसको हम सीडीसी कहते हैं, वो एक ही कंपनी होती है पूरे मुल्क के अंदर, उसके नाम की दूसरी कोई कंपनी उस तरह का काम करने वाली होती है। खैर वो कुछ और मामला था, उसको गोली मारो। कह रहे कि अगर डायरेक्टर नॉमिनेट किए जा रहे हो किसी इदारे में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी, या कोई और इदारा या ऑपरेशन और एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। सात अल्फाज में वो कहना चाह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी इदारे में अगर एससीसीपी की तरफ से डायरेक्टर नॉमिनेट किए जा रहे हो, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होती, चाहे सारे डायरेक्टर इसने नॉमिनेट किए हो, अगरचे ये गवर्नमेंट का इदारा है। लेकिन इसकी तरफ से नॉमिनेट करना डायरेक्टर, वो गवर्नमेंट के डायरेक्टर नहीं कहलाते। ये तो कंपनीज को जस्ट मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस तरह के काम कर रही होगी, नहीं ना समझे। हो सकता पेपर में पूछे, अच्छा ऐसा कोई इदारा बताओ गवर्नमेंट का जिसकी तरफ से, या सिनेरियो ऐसा दे दो
कि फलानी कंपनी है, उसमें 8 डायरेक्टर हैं, 8 में से 5 डायरेक्टर एससीसीपी ने अपॉइंट किए हैं, और एक बंदा कह रहा है कि ये कंपनी है ये बन गई है पब्लिक सेक्टर, दूसरा कह रहा है कि नहीं यार मुझे शक है। तो आप जरा इनका शक क्लियर कर दें, ये बताएं कि ये पब्लिक सेक्टर है कहीं। तो क्या बताएंगे हम उसको? हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर नहीं है, क्योंकि एससीसीपी की तरफ से नॉमिनेटेड डायरेक्टर वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाते। समझ आ रही कि थोड़ी बहुत मेरे बच्चे बात बड़ा बना। जब ये पढ़ा तो साथ ही होल्डिंग सब्सिडी आ गया, रौला ही कौन। यही बातें हमने दोबारा पढ़नी है जो भी हमने डिस्कस की। बेटा होल्डिंग और सब्सिडी कौन सी कंपनी होती है? कोई कंपनी एच किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है। होल्डिंग का मतलब होल्ड से ही निकला है, और होल्ड किसको कहते हैं? इख्तियार है कि होल्ड है, कंट्रोल है। तो वहां से मेरे बच्चे वो कहता है कि अगर दो कंपनीज हो, देखो होल्डिंग और सब्सिडी होने के लिए दो कंपनीज का होना, या खाली अगर हम किसी को बोले ना फलानी कंपनी होल्डिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? पक्की बात है उसकी कोई ना कोई सब्सिडरी होगी। अगर हम बोले ना फलानी कंपनी सब्सिडरी है, पक्की बात है उसकी कोई ना कोई होल्डिंग होगी। ये अल्फाज हम बोलते ही तब हैं अगर इनके दरमियान कोई ताल्लुक, अगर ताल्लुक ही ना हो तो मेरे बच्चे होल्डिंग सब्सिडी कभी वजूद में नहीं आती। अगर कोई सीएफई है, वो किसी के साथ होल्डिंग सब्सिडी वाला ताल्लुक ही नहीं, आप इसको ना होल्डिंग बोलेंगे कभी, ना सब्सिडी बोलेंगे, क्योंकि इसका इस तरह का रिलेशनशिप ही नहीं। खैर दोबारा देखिएगा, सीएफई के मालिक आप, तो मेरे बच्चे इसके ऊपर होल्ड और कंट्रोल किसका होगा? आप मालिक हो, समझ लो यहाँ पे जो बैठे हैं, तो आप इसके क्या होंगे? आप इसको होल्ड करेंगे, आप इसको कंट्रोल करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि आम इंसानों की बजाय एक कंपनी को कोई दूसरी कंपनी भी क्या कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी भी क्या कर सकती है, वो उसको कंट्रोल कर सकती है, उस पर होल्ड हो सकता है। यानी कि ये कंपनी जो भी करेगी, ये जो भी करे, जो करे वो किसकी मर्जी से करे? वो ये मान लो ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी एक्स लिमिटेड की मर्जी से करे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सीएफई लिमिटेड है इसके ऊपर कंपनी एक्स लिमिटेड का होल्ड है। लेकिन ये होल्ड आया कैसे होगा? मेन तो हमने वो डिस्कस करना है कि आखिर ये कंपनी एक्स लिमिटेड को कंपनी सीएफई लिमिटेड का होल्ड कैसे मिला। मेरे बच्चे तीन तरीके का, वही जो भी हमने पब्लिक सेक्टर में पढ़ के आए। या तो ये कंपनी एक्स लिमिटेड, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ये कंपनी एच है और ये कंपनी एस है। ये कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग कैसे बन गई होगी? या तो कंपनी एच के पास कंपनी एस के 100% शेयर, यानी कि फुल्ली ऑन बाय कंपनी एच। ये जो कंपनी एस है इसके सारे शेयर्स कौन ऑन करती है? कंपनी एच। याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था शेयर कौन ऑन कर सकता है? हमने कहा था कोई भी पर्सन, और कोई भी पर्सन में नेचुरल भी हो सकता हो, आर्टिफिशियल। तो अगर एक कंपनी हो उसके सारे 100% शेयर ही कोई और कंपनी ऑन करती हो, तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर किसका होल्ड होगा? 100% वोटिंग सिक्योरिटी किसके पास है? कंपनी एच के पास। ये कंपनी एस जब भी कोई फैसले करेगी हकीकत में वो कौन कर रहा होगा? कंपनी एच, क्योंकि सारे शेयर्स उसके पास हैं, जो वो चाहेगी वैसे ही होगा। जैसे अभी गवर्नमेंट है उसके पास मान लो कि कुछ सीटें हैं, तो सारी किसी और इदारे ने दे रखी, वो एक्चुअली है किसी और इदारे। तो इस गवर्नमेंट के ऊपर होल्ड और कंट्रोल किसका है? उस इदारे का, क्योंकि उसने लेकर इनको तो कुछ मिलना ही नहीं था है। और वो बेचारे एमक्यूएम वाले, अच्छा चेक करो एमक्यूएम, चलो गोली मारो आप लोग, तो मेरे ख्याल आपके जजीरे में तो सियासत होती नहीं होगी, हैं? आपका पाकिस्तान से कोई लेना देना क्या? हाँ गोली मारो वापस। लो बेटा, सबसे पहला तरीका कार क्या है? कोई कंपनी होल्डिंग कैसे हो सकती है? अगर उसके 100% शेयर कौन ऑन करता हो? कंपनी एच। 100% ना, अगर कंपनी एच इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स अगर ऑन करती हो, तो फिर भी कंपनी एच क्या बन जाएगी? कंपनी एच की होल्डिंग 100% तभी अगर 50% से ज्यादा कंपनी एस के शेयर्स कंपनी एच के पास हो, तो इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? कंपनी एच का। या तीसरा तरीकाकार भी है, इस कंपनी के 6 डायरेक्टर हैं और 6 डायरेक्टर्स की मेजोरिटी क्या होगी? 4 डायरेक्टर। तो मेजोरिटी डायरेक्टर एटलीस्ट, या तो सारे डायरेक्टर इसके हों, या एटलीस्ट मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास हो? कंपनी एच के पास। तो कंपनी एच कंपनी एच की क्या बन जाएगी? होल्डिंग। तो मेरे बच्चे होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके पास किसी और कंपनी के सब्सिडरी के या तो सारे शेयर्स हो, या मोर देन 50% शेयर्स हो, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर इसके पास। अच्छा देखो, अगर ये कंपनी सारे शेयर्स ऑन ही नहीं करती, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन हो, तो तब भी वो क्या होगी? ये और है सबके दरमियान, ये सबके दरमियान और है। अगर इसके पास ये सारे शेयर भी नहीं ऑन करती, ये इसके पास मोर देन 50% शेयर्स भी नहीं, सिर्फ कंपनी एच के पास कंपनी एच के 10% शेयर्स, तो 20% कर लो, चलो 20-22% कर लो, क्योंकि एक रियल केस में इस तरह।
तो 20 या 22% कर लो इसको शेयर्स। कंपनी एच के पास, कंपनी एच के कितने शेयर्स हैं? 20 या 22%। लेकिन कंपनी एच के पास एक एक राइट आ गया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐसा किया, इनको कंपनी एस ने कंपनी एच को कह दिया हमारे मेजॉरिटी डायरेक्टर सर आप अपॉइंट किया करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके दरमियान। तो तब भी कंपनी एच की क्या बन जाएगी? होल्डिंग। जैसे पाकिस्तान में पीडीसीएल है, और पीडीसीएल के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी कि मोर देन 50% शेयर नहीं है इत्तलात के पास है? लेकिन मेरे बच्चे पीडीसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि जो मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे वो कौन करेगी? वो इत्तलात कंपनी करेगी पीडीसीएल के। तो पीडीसीएल के ऊपर किसका कंट्रोल आ गया? इत्तलात का। समझाने की बात कर रहा हूँ, शायद ना समझा रही हूँ तो बेटा दोबारा देखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब होल्डिंग और सब्सिडी, दो कंपनी होल्डिंग और सब्सिडी का पहले नंबर पे तो होल्डिंग और सब्सिडी हम बोलते ही तब है अगर होल्डिंग तब बोलेंगे अगर उसकी सब्सिडी हो, सब्सिडी तब बोलेंगे अगर उसकी होल्डिंग हो। तो मेरे बच्चे ये वैसे भी मान लो होल्डिंग ऐसी होती है जैसे बाप होता है और ये औलाद। भाई अगर किसी बाप की औलाद ही ना हो क्या हम उसको बाप बोलेंगे? होते हैं, सिंपल सी बात है? अगर कोई है नहीं किसी की औलाद तो हम ये थोड़ी बोलेंगे किसी का बाप जा रहा है, कैसे हो सकता है? उसकी तो कोई औलाद ही नहीं। अगर हम होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग बोल रहे हैं पक्की बात है उसकी कोई ना कोई सब्सिडरी हो, याद रखोगे। और सब्सिडरी को अगर हम सब्सिडरी बोल रहे हैं पक्की बात है उसकी कोई ना कोई होल्डिंग होगी। खैर अब आपने देख लिया, इधर है आईकैप लिमिटेड और इधर है सीएफई लिमिटेड। बेटा आईकैप लिमिटेड सीएफई की होल्डिंग बनना चाहती है तो मशवरा दो आईकैप को कैसे बन सकती है सीएफई की होल्डिंग। ये होल्ड करना चाहती है सीएफई को, कैसे? या तो सर सारी सारी शेयर्स की दो सर, उसके 100% ऑन करो उसके शेयर्स के, तब भी आप क्या बन जाए उसके होल्डिंग। कोई और तरीका भी सर? और ही तो सर, हाँ सर 50% से ज्यादा है, मोर देन 50% शेयर्स आप सीएफई के खरीद लें सर, फिर भी आप क्या बन जाएंगे उसके होल्डिंग। बस या क्या कर लें सर? मेजोरिटी मान लो कि उसके 10 डायरेक्टर तो कितने डायरेक्टर सर? मेजोरिटी डायरेक्टर, और मेजोरिटी का यहां पे मतलब क्या है? मोर देन 50, और यहां पे कितने होंगे? 6। तो कम से कम इतने डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आप, इन तीनों में से कोई एक शक्ति आपके पास आ जाए तो आप क्या बन जाओगे? उसके सीएफई के होल्डिंग बन जाओ। मुश्किल बात है ना? दो कंपनियां, ये ऐसी गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया है। सेम पब्लिक सेक्टर क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट के पास सारे शेयर्स हों, या गवर्नमेंट के पास अच्छा ये भी 50 है, ये भी वोटिंग सिक्योरिटीज हैं जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास 51% सिक्योरिटीज हो, यही थी मोर देन 50%, और गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो तो वो पब्लिक सेक्टर। अगर वो गवर्नमेंट ना हो, ये किसी और इदारे के पास हो, तो वो क्या बनेगी? उसकी होल्डिंग। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के पास ये सारा कुछ हो तो वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है, गवर्नमेंट के इस पे कंट्रोल है, होल्ड गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट इदारा ना हो बल्कि कोई और हो तो फिर वो इसकी होल्डिंग बन जाती है। मुश्किल बात है ना? कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये आपके सामने दो कंपनी है, एक होल्डिंग है और एक सब्सिडरी है। ये किसकी डेफिनेशन दे रहा है ऊपर? होल्डिंग है। इस कंपनी को डिफाइन करने जा रहे हैं। कहते हैं होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज अनदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी। लेवल नहीं होगा, बाप वो होगा जो किसी बच्चे का बाप, ऐसे ही है ना? होल्डिंग कंपनी मीन्स ए होल्डिंग कंपनी जो कि विच इज अनदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी, तो उसको बोलेंगे बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। लेवल नहीं होगा, लेकिन वो वाकई ही क्या हो? इसकी सब्सिडरी भी हो, तो क्या बन जाती है? ये होल्डिंग। तो अजीब सी डेफिनेशन, इसको याद रखना। पहले इसको रीड कर लो। इसको रीड करते वक्त इतनी गौर से रीड करना है, अभी आपके सामने एक आईकैप का सवाल आएगा कि आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाए। अगर इसको रीड करने के बाद आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे तो मेरे बच्चे, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि लॉ को हर लफ्ज का मतलब है, बड़े गौर से पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात आपने सुनी या उस पर अमल ही नहीं किया। तो आप जरा गौर से सुनिएगा इस बातों को। एक लफ्ज सारा मतलब चेंज कर देगा। तो देखिएगा, कहता है कि सब्सिडी कंपनी, अब हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? एक होल्डिंग थी और एक सब्सिडी थी, अब हम मेरे बच्चे इस सब्सिडी को डिफाइन करने जा रहे हैं। कहता है कि सब्सिडी कंपनी आ सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी। जाहिर बात है कोई और कंपनी होल्डिंग होगी, क्योंकि ताल्लुक है तो होल्डिंग सब्सिडी हो। और ताल्लुक के लिए याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता था वो भी तो एक ताल्लुक था ना मेरे, लीगल रिलेशनशिप है, और उसके लिए कितने कम से कम दो बंदों का होना जरूरी था। तो होल्डिंग सब्सिडी भी एक लीगल रिलेशनशिप है।
और इसके लिए दो कंपनीज का होना जरूरी है। कहते हैं सब्सिडी कंपनी और सब्सिडी इन रिलेशन टू अदर कंपनी जो कि होल्डिंग है, मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी कि सब्सिडी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करती हो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। वही बात, उसी बात को दोबारा दोहरा रहा है कि ऐसी सब्सिडी कंपनी कौन सी होगी, ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड की कंपोजिशन कौन कंट्रोल करता हो, होल्डिंग। और बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मेजॉरिटी डायरेक्ट, क्योंकि कंट्रोल देखो बोर्ड के फैसले होंगे बोर्ड में और वो फैसले होंगे बाय मेजॉरिटी, तो बोर्ड को वो कंट्रोल करता होगा जिसके मेजॉरिटी डायरेक्टर बैठे, याद रखोगे। और या एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन वन हाफ इट्स, पूरे वन हाफ ना हो, मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी। यानी कि सब्सिडी कौन सी होगी, ऐसी कंपनी अगर उसके 10,000 शेयर्स हैं, ये सारे के सारे वोटिंग सिक्योरिटीज हैं, इसके मोर देन वन हाफ यानी कि 5,000 से ज्यादा शेयर्स वो कौन कंट्रोल करता हो, एक्सरसाइज करता हो, होल्डिंग। यहां तक की बात होगी। आगे या है बाय इटसेल्फ, वो खुद करती हो, या टुगेदर विद वन आर मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडी तो ऊपर आपको पता चल गया कौन सी होती है, याद रखोगे ना इस बात को। यानी कि ये जो कंपनी एच है, ये जो कंपनी एस है, इसके मोर देन 50% शेयर्स खुद चाहे कंट्रोल करती हो, चाहे अपनी सब्सिडी के जरिए कंट्रोल कर रही हो, तो वो भी मेरे बच्चे किसके कंसीडर होंगे, होल्डिंग के ही। जैसे वो गवर्नमेंट का पड़ा था, गवर्नमेंट डायरेक्टली मोर देन 50% शेयर्स ऑन करती हो, या अपने अदारों के जरिए जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिन अदारों। और यहां पे भी उसने कह दिया वो कंपनी होल्डिंग खुद कंट्रोल करती हो या अपनी सब्सिडीज के जरिए, क्योंकि सब्सिडी के ऊपर भी किसका कंट्रोल होता है, होल्डिंग का, उनके जरिए इस कंपनी के शेयर्स ऑन करती है। मुश्किल होगी लेकिन भरन। और आई कैप जो अभी सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल बना रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो इस एरिया से बना रहे हैं। क्या इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक और भी वो कर रहा है, मिक्स कर रहा है चैप्टर नंबर 10 में। अब आई कैप का थोड़ा सा अंदाज है कि वो कोशिश करता है कुछ सवाल, ये नहीं सारे, कोई ना कोई एक दो सवाल इस तरह का रख देता है जिसको 2-3 जगहों से आंसर करना होता है बच्चे। और वो सोच रहा होता है कि शायद बच्चा इसको सिर्फ रट के ना आया हो, उससे रेलिवेंट बात उसको कहीं पे भी अपने सब्जेक्ट में मिल रही हो, वो लिख दे। और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जहां जहां पे भी कोई रेलिवेंट बात मिल रही हो आपने लिख देनी है वहां। देखो मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर गलत लिख दोगे उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन लिखोगे ही नहीं वो बुरा लगेगा उसको। तो अगर रेलिवेंट चीज मिल रही हो, कहीं से भी मिल रही हो, उसको लिखो, है उसको यकीन कर लो, वो खुश होगा। और एग्जामिनर जो आई कैप का एग्जामिनर बैठा हो, दिमाग और दिल दोनों लेके बैठा हो। ये जो हमारे बाकी होते हैं ये सिर्फ दिल लेकर बैठे हो, दिमाग तो होता ही नहीं उनमें, है वो दिल ही है ना, देख कितना लिखा है इसने, ये नहीं देख रहा तो लिखा क्या है? वो क्या करते हैं, वो पैमाना हाथ में होता है, ये देखो ओए इतना ज्यादा लिख दिया इसने, लेवल ही हो पास है। तो इसका मतलब उनके पास सिर्फ क्या होता है, दिल ही है कि इतना लिख दिया, इतनी मेहनत की है लिखने में, पास कर दो इसको। लेकिन आई कैप का एग्जामिनर दिमाग भी साथ लेके दिल भी है उसके पास। अगर मिलती जुलती बातें लिखी होंगी, लाजमी नहीं कि किताब ही डिटो छापो, उसके पास दिल है, वो आपकी उस बात को भी कंसिडर करे। लेकिन भरन, लेकिन आपके पास माशाल्लाह ना उस वक्त पेपर में ना दिल ना दिमाग है। तो जब जो चीज दिल और दिमाग के बगैर लिखी गई हो, तो दिल और दिमाग वाला उसको कैसे समझ सकता है? वो तो दिक्कत होगी उसके लिए। लेकिन भरन ये है, अब माशाल्लाह आप पहुंचे हुए लोग, आप लोगों का कोई सानी, आप लासानी हो, यही मतलब होता है ना, जिसका सानी ना हो। चले खैर वापस आओ, ये पढ़ लिया ना यहां तक की लाइनें। अभी देखना, ये बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि ऊपर की बातें आप भूल लें, क्योंकि अब हमने क्या करना है, एक सवाल करना है। और मैंने आपको बोल दिया था एक लफ्ज की वजह से आप वो सवाल गलत करेंगे। लेकिन बस वापस आए, पहले ये अगली बातें भी पढ़नी। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। चले पहले पहले इनको रहने दो, ये ऊपर के मतलब समझा रहे हैं। सियाने तो हम तब होंगे जब उसके समझाने के बगैर हम ऊपर की बातें समझ चुके होंगे, उस्ताद के कहने थे। अभी देख लेते हैं, मेरा ख्याल है कि सीधे जाए सवाल के ऊपर। ये सवाल आ गया MCQ से, आदम 2020 के अंदर आया, तो जरा मेरे बच्चे गौर कर लीजिएगा और बड़े गौर से इसको पढ़ो। कहता है कि मेगा स्टार लिमिटेड MSL शैल बी डीम टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार। यानी कि होल्डिंग कंपनी कौन बनने जा रही है, मेगा स्टार। हम समझेंगे कि MSL होल्डिंग है ये लिटिल स्टार लिमिटेड की, इसकी ये सब्सिडी। इफ MSL ओन 50% शेयर ऑफ LSPL, ये यहां तक सही, यहां तक बना। एंड बाय virtue ऑफ सच इन्वेस्टमेंट MSL हैज नॉमिनेटेड 3 डायरेक्टर आउट ऑफ 6 डायरेक्टर, और साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ हुआ कि हम 6 में से 3 डायरेक्टर भी अपॉइंट करेंगे। क्या इसमें है? नहीं, क्योंकि सर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी, या मोर देन 50 वाली हो जाती, वो भी नहीं, या था वहां पे
हाँ, अगर ये दोनों 50-50% ही है तो सारे ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, कहता है MSL एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी ऑन 45% एंड 10% शेयर वोटिंग शेयर ऑफ लिटिल स्टार रिस्पेक्टिवली। यानी कि MSL और उसकी एक एसोसिएट कंपनी MSL के पास लिटिल स्टार के 45% शेयर हैं और उसकी एसोसिएट के पास 10% है, दोनों मिला के कितने हो गए? तो क्या लग रहा है? फिर देख लेते हैं, चलें। वो कह रहे हैं कि सर अभी आगे चले दें, देख लें, पब्लिक से भी ले लें ओपिनियन, लोगों से पूछ लें, राय ले लें लोगों से भी, आगे चलें। चलें खैर, हालांकि ये चीज यहीं पे होनी चाहिए थी, लेकिन भरत अब आपके कहने पे मैं आगे चल रहा हूँ। लेकिन भरत इसका मतलब कॉन्सेप्ट वो बात सच होगी है यहाँ तक। चलें, चलें खैर, चलें आगे। कह रहा है आपको क्या लग रहा है? अच्छा ठीक हो गया, फिर वही बात मेरे वाली साथ साथ बोलेंगे। कह रहा है MSL एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी, MSL के पास 30% और उसकी एसोसिएट के पास 35% वोटिंग सिक्योरिटी। And by virtue of such investment, both companies have nominated 2 directors each out of 6 directors. यानी कि एक तो मेरे बच्चे उस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है खुद की MSL की और अपनी एसोसिएट के जरिए वो बनती है 65%, उस लिहाज से जो आप सोच रहे हो। और साथ इन दोनों के पास उसके 6 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने की भी पावर है। ये तो उससे भी तगड़ा है सर, ये तो बेहतर ऑप्शन आ गया सर, कमाल हो गया। हमने बोला था ना सर आगे चलें, है ये देखें आगे चलने का फायदा। लो बेटा उससे आगे देख लो, कहता है कि MSL ऑन सिर्फ 5% शेयर्स बन रहे। However, LSPL other shareholding holders having 60% voting shares have empowered MSL to appoint 4 directors out of 6 directors of LSPL. आप लोगों की कोई जुबान है? स्वाय पहले के ये है, ये है, ये है करते आ रहे हो, हैं? तो मेरे बच्चे आप देखो, मैंने आपको कहा था सिर्फ एक लाइन के ऊपर आपने लफ्ज पढ़ा कि अगर आपने गौर ना किया तो कानून सिर्फ एक लाइन में देखो पूरा सवाल बना दिया उसने कि वो कंपनी जो होल्डिंग है वो सब्सिडरी के शेयर्स या तो खुद कंट्रोल करती हो या मोर देन 50% शेयर्स अपनी सब्सिडरी के जरिए, एसोसिएट का जिक्र नहीं होगा। और रूल आगे जब हम पढ़ेंगे एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हर जो सब्सिडरी है अगर आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी का ताल्लुक हो दो वो एसोसिएट भी होते हैं एक दूसरे की, लेकिन हर एसोसिएट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती, लेकिन हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट भी होती, ताल्लुक भी है उनका। एसोसिएट का मतलब ताल्लुक, एक बहुत गहरा ताल्लुक हो होल्डिंग सब्सिडरी बनती है, सिर्फ ताल्लुक हो एसोसिएट बनती। तो मेरे बच्चे इसलिए जो ये देखो अगर CFE है, CFE के पास आई कैप के 50% पूरे शेयर है और हमारी एक एसोसिएट है 20% उसके पास भी शेयर है, इसका मतलब हमें लगेगा हमारे पास 70% शेयर है, लेकिन लॉर कहता नहीं नहीं वो तो आपकी एसोसिएट है दूसरी कंपनी, उसके शेयर्स आपके शेयर्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमने बड़ा वाजे कह दिया था या तो आपके पास खुद के पास शेयर्स हों या उस कंपनी के आप और आपकी सब्सिडरी मिलकर ऑन करती है। मतलब 10% हमारे पास है, मेरे बच्चे 45% हमारी सब्सिडरी के पास भी उस कंपनी के शेयर, इट्स ओके 55% हो। सब्सिडी के जितने भी होंगे, ये नहीं कहने कि वो सब्सिडी आप मोर देन 50% से बढ़ जाती है, आपको मजीद कल कंफ्यूज कर सकता है वो पेपर के अंदर। मेरा ख्याल है आज टाइम पूरा हो गया, कल इसको कंफ्यूज करेंगे आपको इस मामले में। कल मैं फिर आपके सामने सिनेरियो रखूंगा, फिर जरा मुझे आपने बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कल आपका टेस्ट भी है। जितना आज तक हमने पढ़ लिया यहाँ वो मेरी मर्जी MCQs हो या, और आपको पता है कि हमारी क्लास का कोई लेना देना नहीं होता टेस्ट के साथ, क्लास एज पर शेड्यूल इसी तरह होगी। सुबह मेरा ख्याल है कि 9 बजे से लेके ऑनवर्ड को 3-4 बजे तक जब मर्जी आके यहाँ से टेस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा टीयर रूम से, और उसको आपने अटेम्प्ट करना है, चाहे यहीं पे क्लास के बाद बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे उसको किसी और टाइम पे, लेकिन टेस्ट माफ़ी असाइनमेंट की तरह इसमें भी नहीं हो। और असाइनमेंट इंशाल्लाह इसी वीक जब होगा हमारा जुमे तक जो भी है, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट में 2 तरह के मामला चल रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह किताब को याद भी कर लिया है, किताब वाली बातें लिख दी उन्होंने, है मतलब उससे मिलती जुलती कह लो, या ये नहीं मैं कह रहा खोल के लिखी है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो मैंने बोला वही लिखा, उन्होंने माशाल्लाह किताब को टच ही नहीं किया, लेकिन कम से कम इतनी ये खुशी जरूर थी उनको चीजों की पूरी समझ है। लेकिन क्या ही कमाल किया उन्होंने वही बातें जो बोली गई क्लास में उसी तरह लिख दी वहां। ये कमाल के बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा जीनियस हैं। जब ये किताब पढ़ेंगे खुद सोचें, ये अपने आप को 4 चांद लगा लेंगे।
समझ भी है आसान, लेकिन मेरे बच्चे देखो खाली ये जो लेक्चर की बातें हैं वही लिखने से काम नहीं चलेगा। उसमें जो किताब के जो अल्फाज है ना, कुछ टेक्निकल्स होते हैं वो भी बीच में रखने हैं, हमने यूज करने हैं। ये समझाने के लिए आपको आसान लफ्ज बताए जा रहे होते हैं। तो आपने किताब को भी थोड़ा सा टच देना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक बच्चा है उसका जब पेपर आया, अभी तक एक बच्चे का ऐसा नजर है उसने माशाल्लाह सारे जो किताब जैसे हम डिस्कस किए ना किताब क्लास में, उसी तरह आंसर किए उसने। अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल